Hi everyone, my name is Ruchin and I welcome you to your PDA Education once again. So today we are going to talk about another interview question जो कि बार्क के अंदर पूछा गया है. ओके और किस तरीके से इंटरव्यू प्रोसीड होता है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछते हैं. ओके आप उसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर दे देते हैं बिकॉज दे कंसिडर यू कि यार आप इतना बेसिक क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे एंड देन स्लोली दे मूव इनटू द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन. ओके अब आज जो हम बात करने वाले हैं वो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए है. बार का जो इंटरव्यू है उसमें साइंटिस्ट पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू क्वेश्चन है एंड दैट इज फ्रॉम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग. ओके दैट इज फ्रॉम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग. तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? ओके पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो उसके अंदर मैंने बताया था कि आपके पास में 8 से 9 सब्जेक्ट हैं, आउट ऑफ विच दिस 8 और 9 सब्जेक्ट्स दे आस्क यू कि आप आपके 5 फेवरेट सब्जेक्ट बताएं. ओके 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स. सो 5 फेवरेट सब्जेक्ट्स should actually include SOM, FM, RCC, structure, soil environment, highway और WRE. ओके ये 8 सब्जेक्ट्स कुछ हैं जो आपको तैयार करने चाहिए. आउट ऑफ दीज 8 सब्जेक्ट्स आपको 5 सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं एज योर फेवरेट. ठीक है, आपको इस 8 में से कोई से भी 5 सेलेक्ट करने होते हैं जो कि आपके फेवरेट होंगे और उसमें से वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे. ओके अगर आप बोलते हो कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल फेवरेट सब्जेक्ट है तो आपका कैंडिडेचर ऑलरेडी थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज दे कंसिडर कि बीएमसी इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो वो आपका फेवरेट नहीं होना चाहिए. तो जो भी आप 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करेंगे वो इन 8 में से आउट ऑफ दीज 8 यू हैव टू प्रिपेयर 5 सब्जेक्ट्स. और आज जो हम बात कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से. ओके एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्या क्वेश्चन पूछा है, उसका आपको क्या जवाब देना चाहिए, प्लस क्योंकि सिंस दिस इज एन इंटरव्यू तो जो भी आप जवाब देते हो, जो भी आप आंसर देते हो, उसी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है. मोस्टली उसी से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन धीरे धीरे करते 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 इट गोज इनटू वेरी डेप्थ, बहुत डेप्थ में चला जाता है, जहाँ पे वो आपसे डेरिवेशन भी करा सकते हैं, कैलकुलेशंस भी करवा सकते हैं, प्लस कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को भी दे सकते हैं इन द इंटरव्यू ऑफ बार्क. सो वील मूव अहेड विथ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंसिडरिंग कि आपको इन 8 में से अभी आपका इंटरव्यू आने वाला है तो आउट ऑफ दीज 8 सब्जेक्ट्स आपके कोई से भी 5 फेवरेट होने चाहिए. सो इफ यू वॉच क्लोजली, सोम का क्वेश्चन ऑलरेडी है, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन ऑलरेडी है, आरसीसी का तरीका ऑलरेडी दे रखा है, सॉइल का है और अभी मैं बना रहा हूँ एनवायरमेंट का. वेरी सून हाईवे, वाटर रिसोर्सेज और स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन भी आपको मिलने लग जाएंगे. ओके सो विल मूव एट. सो द फर्स्ट वेरी बेसिक क्वेश्चन जो कि पूछा गया है इंटरव्यू में, व्हाट इज एल्कलाइनिटी. जो आपसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं वो स्टार्टिंग बहुत सिंपल सा करते हैं, धीरे धीरे टू मेक यू फेमिलियर विद द एनवायरमेंट एंड ऑल, और उसके बाद में दे विल गो इनटू द डेप्थ. उसके बाद में वो डेप्थ में जाएंगे. सो यहाँ पे व्हाट इज एल्कलाइनिटी, दे आस्क यू व्हाट इज एल्कलाइनिटी. तो एल्कलाइनिटी आप क्या बोलते हैं? एल्कलाइनिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ वाटर to neutralize acids. Acids can be either, it can be H plus or H3O plus. This is called as हाइड्रोनियम आयंस. वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा आपसे डेफिनेशन पूछा है कि बताएं व्हाट इज एल्कलाइनिटी. तो एल्कलाइनिटी क्या है? पानी का ऐसा प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वाटर बाय विच it is the ability of water by which it can neutralize acids. Okay, for example we consider this कि एक कंटेनर है, there is this container जिसके अंदर क्या है? there is water. Okay, this is water. अब अगर ऊपर से if we are introducing some sort of acid, अगर हम लोग कुछ एसिड डाल रहे हैं, कुछ H प्लस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो भी H प्लस आएगा ना, ये किसी न किसी के साथ में रिएक्ट करके क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो जो भी एलिमेंट्स इसके अंदर एक्सेस प्रेजेंट होते हैं, जो H प्लस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनकी वजह से क्या जनरेट होता है? एल्कलाइनिटी. ओके देन दे आस्क
कि अच्छा बताओ एल्कलाइनिटी का परमिसिबल लिमिट क्या होता है और कॉज ऑफ रिजेक्शन क्या होता है। तो दिस इज ऑल्सो फेयरली वेरी सिंपल, अभी तक तो टफ क्वेश्चन आया ही नहीं है। आस्क कॉज ऑफ रिजेक्शन एंड परमिसिबल लिमिट कितना है, कॉज ऑफ रिजेक्शन एंड परमिसिबल लिमिट कितना है। तो परमिसिबल लिमिट कितना है 200 मिलीग्राम्स पर लीटर, कॉज ऑफ रिजेक्शन इज 600 मिलीग्राम्स पर लीटर। ओके, अब जैसे ही आप ये आंसर देते हो कि कॉज ऑफ रिजेक्शन ये है और परमिसिबल लिमिट ये है, देन दे स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्क कि अच्छा बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमिसिबल लिमिट एंड कॉज ऑफ रिजेक्शन, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, क्यों हम कॉज ऑफ रिजेक्शन भी डिफाइन कर रहे हैं और क्यों हम परमिसिबल लिमिट भी डिफाइन कर रहे हैं। तो टू आंसर दिस आपको ये पता होना चाहिए, प्लीज एक बार समझे कि मैं पूछ क्या रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमिसिबल लिमिट एंड कॉज ऑफ रिजेक्शन, व्हाई डू वी डिफाइन टू डिफरेंट लिमिट्स। ओके, दो अलग अलग लिमिट्स क्यों डिफाइन होती है। तो इसका आंसर देने के लिए आप कैसे बोल सकते हैं, इसको समझे। देखो, जब भी लेट्स से कि वाटर के अंदर कोई कंपोनेंट है x, ओके, देयर इज अ कंपोनेंट x जिसका हम लोग परमिसिबल लिमिट मान लेते हैं 200 है और कॉज ऑफ रिजेक्शन है 600। सो अगर उस कंपोनेंट x का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस देन 200 है, लेट्स से इट इज लेट्स से 160 मिलीग्राम्स पर लीटर, ओके, परमिसिबल लिमिट के अंदर है, तो हम लोग क्या करते हैं सीधा उसको विदाउट एनी ट्रीटमेंट वी कैन सप्लाई इट फर्दर। हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है अगर उसका जो लेवल है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है तो, ओके, तो देयर इज नो ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट, नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। अब अगर कोई कॉन्सेंट्रेशन इस x का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज बिटवीन 200 एंड 600, मतलब 200 से ज्यादा है बट 600 से कम है, लेट्स से इट इज 400 मिलीग्राम्स पर लीटर, तो क्या करेंगे, अभी तो परमिसिबल से ज्यादा है बट कॉज ऑफ रिजेक्शन से कम है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या होता है वी डू ट्रीटमेंट, इसका हम लोग क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं, एंड दिस ट्रीटमेंट कैन बी डन इकोनॉमिकली, इट कैन बी डन इकोनॉमिकली, और उसको आफ्टर डूइंग ट्रीटमेंट इस 400 को हम ट्राई करते हैं कि वो अंडर 200 आ जाए, ओके, 400 500 कुछ है तो उसको इकोनॉमिकली ट्रीट किया जा सकता है, इस x की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको 200 के अंदर ले आएंगे परमिसिबल लिमिट के अंदर, उसके बाद में इट विल बी सप्लाइड, द ट्रीटमेंट विल बी इकोनॉमिकल, ट्रीटमेंट अनइकोनॉमिकल नहीं होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन इन दोनों के बीच में। व्हाट इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x is actually greater than 600, जो 600 की भी ज्यादा है, लेट्स से इट इज 700 मिलीग्राम्स पर लीटर, तो इस केस में क्या करते हैं वी हैव ऑप्शन, या तो हम इसका ट्रीटमेंट करके वी कैन डू द ट्रीटमेंट बट द ट्रीटमेंट विल बी वेरी अनइकोनॉमिकल, इट विल बी कॉस्टली, ओके, दिस ट्रीटमेंट विल बी एक्चुअली वेरी कॉस्टली। तो इस कॉस्ट को हटाने के लिए, ओके, यानी इस कॉस्ट को हटाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है व्हाट वी डू वी एक्चुअली रिजेक्ट द सोर्स, हम लोग सोर्स को ही रिजेक्ट कर देते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉज ऑफ रिजेक्शन। ऑल्दो इस 700 को ट्रीट करके हम अंडर 200 मिलीग्राम्स पर लीटर ला सकते हैं, इट इज पॉसिबल, और फिर वाटर को सप्लाई किया जा सकता है, बट द प्रोसेस विल बी अनइकोनॉमिकल, ओके, दैट इज द डिफरेंस। To give an example, you can say that like in UAE or in Arab states, Arab countries, जहाँ पे वाटर का ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है, यू मस्ट बी नोइंग कि वहाँ पे क्रूड ऑयल और जो पेट्रोल है या केरोसिन है या जो भी पेट्रोलियम वगैरह प्रोडक्ट्स है वो सस्ते हैं एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर इज मोर एक्सपेंसिव दैन दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और पेट्रोल डीजल वट एवर इट इज, केरोसिन वगैरह जो भी है। तो वो लोग क्या करते हैं वो सी वाटर को लाते हैं, नाउ दे हैव द टेक्नोलॉजी, वो सी वाटर को लाते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ओके, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वे बियॉन्ड कॉज ऑफ रिजेक्शन, कॉज ऑफ रिजेक्शन के बहुत ऊपर होता है। तो वो क्या करते हैं उसमें वो उसको ट्रीट करते हैं, परमिसिबल लिमिट के अंदर लाते हैं, बट येस the method and the process is very uneconomical, that is actually costly, but the people of Dubai and Europe, this Arab countries and all, they can afford because these people are quite rich, so they can afford, so उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अब they do not have a choice to actually reject the source, source उनका क्या है ओशन है, ओशन को वो रिजेक्ट कर देंगे, वहाँ से पानी नहीं लेंगे, so from where they are going to take water, तो इसलिए इसको समझे
अगर कॉज ऑफ रिजेक्शन का मतलब ये होता है, अगर कोई कंपोनेंट जिसका कॉन्सेंट्रेशन कॉज ऑफ रिजेक्शन से ज्यादा है, देन ऑल्सो इट कैन बी ट्रीटेड, ओके, इट कैन बी ट्रीटेड, और इस 700 को ट्रीट करके 200 के अंदर ला सकते हैं, जो कि परमिसेबल लिमिट है, प्रोवाइडेड द ट्रीटमेंट विल बी अनइकोनॉमिकल। ट्रीटमेंट कैसा हो जाएगा? अनइकोनॉमिकल। अगर कोई लोकेलिटी ऐसी है या कोई जगह ऐसी है जहाँ पे हाई ट्रीटमेंट या फिर द पीपल कैन एक्चुअली अफोर्ड दैट मच ऑफ कॉस्ट, इतना कॉस्ट को अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो यस, कॉज ऑफ रिजेक्शन के ऊपर भी है, देन ऑल्सो इट कैन बी गिवन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, किया जा सकता है। बट अगर नहीं है तो अल्टीमेटली वी हैव टू रिजेक्ट द सोर्स और हम दूसरे सोर्स पे जाते हैं। नाउ दिस इज एन एग्जैक्ट और अ वेरी गुड आंसर जो कि आपको देना चाहिए अबाउट परमिसिबल लिमिट एंड कॉज ऑफ रिजेक्शन। ओके, दैट एक्चुअली इंप्रेसेस द इंटरव्यू पैनल। ओके, पैनल को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रेस करता है। सो आफ्टर दिस, मतलब आपने इतना सारा बता दिया, उसके बाद में वो आते हैं, पैनल विल कम टू व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एल्कलाइनिटी, कि एल्कलाइनिटी किसके कारण है। सो मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स विल गिव द आंसर एज एल्कलाइनिटी इज कॉज्ड बाय CO3 minus, HCO3 minus and OH minus. Okay, CO3 minus, HCO3 minus and OH minus, which is absolutely wrong. ये तीन क्या है? मेजर पार्ट्स हैं. These are major constituents, but there are other constituents as well. यानी कि जैसे you can say PO4 3 minus है, HPO4 2 minus है. Okay, बहुत सारे, H2PO4 माइनस है, सल्फेट है, मतलब कुल मिला के आपके पास में ऐसी स्पीशीज होनी चाहिए जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, एंड मेनी मोर एक्सेट्रा, मेनी मोर, बहुत सारी हो सकती है स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जिन जिन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है वो सारे के सारे एल्कलाइनिटी कॉज कर सकते हैं। ऑलराइट, बट दीज आर द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये सारा क्या है? माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। दीज आर ऑल माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ओके, so what is responsible for causing alkalinity? Alkalinity is caused by two components. First is major components and the other one is minor component. Major components कौन कौन से हैं? They are carbonate ions, bicarbonate ions and hydroxide ions. Okay, ये मेजर, एंड रेस्ट रिमेनिंग जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, इट कैन बी -1, इट कैन बी -2, इट कैन बी -3। ओके, उन सबसे क्या होता है? एल्कलाइनिटी कॉज होता है, बट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयंस इज सो लेस that they are not considered for any sort of practical purpose calculations. Practical calculations के लिए इनको हम लोग कंसिडर नहीं करते, we consider only and only major constituent because इनका concentration बहुत ज़्यादा होता है. So this is a correct answer. अब इसके बाद में जो next question आता है वो ये है, how do we measure alkalinity? And now from this point the toughness of the question actually start. अभी तक तो क्वेश्चंस वर वेरी इजी एक्सेप्ट परमिसिबल लिमिट एंड कॉज ऑफ रिजेक्शन। अब यहां से स्लाइटली धीरे धीरे टफ क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। ओके, नाउ सी, अब टफ क्वेश्चन कैसे आएंगे? हाउ डू वी मेजर एल्कलाइनिटी? तो देखो यहां पे एल्कलाइनिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग titration. Okay, it can be measured using titration and by measuring हाइड्रोजन इक्विवेलेंट्स। क्या मेजर करेंगे? हाइड्रोजन इक्विवेलेंट्स, यानी कि हमारे पास में कोई वाटर सैंपल है। ओके, दिस इज द वाटर सैंपल। ओके, दिस इज द वाटर सैंपल। इस वाटर सैंपल का हमें क्या मेजर करना है? वी हैव टू मेजर द एल्कलाइनिटी। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से वी ऐड सम सॉर्ट ऑफ एसिड। और हम ये मेजर करते हैं कि कितना H+ का इक्विवेलेंट हमने ड्रॉप किया है, कितना H+ का इक्विवेलेंट हमने ड्रॉप किया है। जैसे मान लो कि हमने 2 इक्विवेलेंट्स ड्रॉप किए H+ के, तो H+ के अगर 2 इक्विवेलेंट्स ड्रॉप हुए हैं तो 2 इक्विवेलेंट ही एल्कलाइनिटी भी होगा, 2 इक्विवेलेंट्स ही एल्कलाइनिटी होगा। दैट इज व्हाई वी यूज एल्कलाइनिटी के लिए
इक्विवेलेंट, मतलब कि जितना H प्लस का इक्विवेलेंट है उतना ही यहाँ पे एल्कलाइनिटी का इक्विवेलेंट भी होगा। सो टू सम इट अप, मैं अगर आपको थोड़ा सा सिंपल टर्म्स में बताऊं तो सिंपल टर्म्स में क्या होता है, X ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ समथिंग will react with X gram equivalent of something to give X gram equivalent of product। बहुत सिंपल सा है, मतलब क्या है स्टेटमेंट का, इसलिए हम ग्राम इक्विवेलेंट की टर्म्स में चलते हैं कि हमने क्या किया है, हम ऐसा बोल रहे हैं कि धीरे धीरे विल इंट्रोड्यूस एसिड H प्लस। तो जैसे जैसे एसिड आता जाएगा, जितना ग्राम इक्विवेलेंट एसिड आएगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट एल्कलाइनिटी होगा और उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ओके, सो देन इफ यू टेल ऑल दिस, देन दे विल आस्क व्हाट इज अ ग्राम इक्विवेलेंट। बहुत सिंपल सा बताएं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट। सो टू आंसर इज what is gram equivalent and how it is used to measure alkalinity। तो यहां से थोड़ा सा टफ पार्ट आता है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो यहां पे देखो हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स क्या होते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना, मॉलिक्यूलर मास ही होता है। अब सेम हमारा जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। किससे डिवाइड करेंगे, विल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। ऑलराइट, मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नाउ सी what is this equivalent weight, equivalent weight, this is equal to molar mass या molecular mass divided by valency factor। okay, divided by valency factor। now actually they may ask you कि what do you mean by valency factor। तो valency factor बहुत सिंपल सा है कि एक्चुअली इसको बहुत सिंपल टर्म्स में ये डिफाइन करते हैं कि जो भी ऊपर चार्ज है वो हमारे लिए क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर। ओके, बट एसिड्स के लिए जब हम वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं तो दैट इज एक्चुअली बेसिसिटी, और जब भी हम बेसिस के लिए निकालते हैं तो दैट इज एक्चुअली एसिडिटी, और सॉल्ट्स के लिए अलग तरीके से निकलता है। तो पहला पार्ट का आंसर ये है कि व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मास इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब इसको यूज कैसे करते हैं and how it is used to measure alkalinity। अब ये क्वेश्चन वो कैसे पूछते हैं, दे विल आस्क यू क्वेश्चन, आपको मार्कर दे देंगे और वो बोलेंगे आप बोर्ड पे जाके ये समझाओ विद एन एग्जांपल कि एल्कलाइनिटी को मेजर कैसे करते हैं। ओके, सो एल्कलाइनिटी को कैसे मेजर कर रहे हैं यहाँ पे समझो। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, आई हैव टोल्ड यू कि देयर आर वेरियस अदर स्पीशीज जो कि एल्कलाइनिटी कॉज कर सकती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ SO4 माइनस। वाटर के अंदर SO4 माइनस है, ऊपर से हमने एसिड डाला। ओके, ऊपर से एसिड डाला तो एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्सप्रेशन विल बी H प्लस प्लस SO4 माइनस, दिस विल गिव H2SO4। यहाँ पे 2 कर देते हैं, लेट्स बैलेंस इट आउट। अब यहाँ पे समझते हैं कि इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगता है। ओके, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट किस तरीके से लगता है, देखो इस जगह पे क्या दिख रहा है, अगर मैं मोल्स लिखता हूँ तो देर आर 2 मोल्स, 1 मोल 1 मोल। तो क्या हम लोग यहाँ पे इसका ग्राम्स में वेट लिख सकते हैं, ग्राम्स के अंदर कितना वेट होगा, 2 मोल्स है तो इसका ग्राम कितना है, इसका वेट 2 ग्राम है, इसका 96 ग्राम्स, और इसका कितना आ जाएगा 98 ग्राम्स। ओके, नाउ सी इफ आई वांट टू राइट, हमारे पास में मास आ चुका है। ओके, वी हैव द मास इन ग्राम्स। अब दूसरा लिख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट कितना है, H प्लस के लिए मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, यानी दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 1। इक्विवेलेंट वेट कितना है 1। SO4 माइनस के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, मोलर मास कितना है 96 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 48। और सेम आप इसके लिए करोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 49 इक्विवेलेंट वेट। नाउ यहां से हम लोग निकालेंगे
what are gram equivalents, what are gram equivalents? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकलेगा? 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 2, 96 डिवाइडेड बाय 48 दैट इज इक्वल टू 2, और 98 बाय 49 दैट इज अगेन इक्वल टू 2। यानी कि दिस गिव्स यू एन आइडिया कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस reacts with 2 gram equivalents of SO4 2 minus to give 2 gram equivalents of H2SO4। ओके, अब यहां से मुझे ये पता पड़ा है कि अगर मेरा 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H प्लस एसिड यूज हो रहा है तो यहां पे एल्कलाइनिटी भी कितनी है? 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स, 2 ग्राम इक्विवेलेंट। अब उसको वी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एल्कलाइनिटी इन मिलीग्राम पर लीटर SCAC होती। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये निकालना चाहते हैं जितने H प्लस के ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे पास में आ रहे हैं उतना ही एल्कलाइनिटी का भी ग्राम इक्विवेलेंट होगा। नाउ दिस वाज प्रीटी टफ, जो कि आपको समझ में अगर आ गया है तो दैट इज वेरी गुड थिंग। ओके, देन दे विल आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। द क्वेश्चन दे आस्क इज, किसी टाइट्रेशन में इफ 0.02 नॉर्मल H2SO4 को यूज किया है, ओके, वी आर यूजिंग नॉर्मल सॉल्यूशन, ओके, नॉर्मेलिटी वगैरह की बात हो रही है, देन 1 ml ऑफ दिस एसिड विल कॉरेस्पॉन्ड टू डैश मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एल्कलाइनिटी एज CaCO3। तो आपको उनको पूरा प्रोसेस करके बताना है, ओके, प्रोसेस करके। तो प्रोसेस में क्या बताएंगे कि भाई नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो हम ऐसा बोलेंगे नॉर्मेलिटी कितना है एसिड का? 0.02। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लोग निकाल लेते हैं कि एसिड के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स यूज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझे। वॉल्यूम कितना है? 1 ml यूज हो रहा है, 1 ml यानी 1/1000। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना है? 0.02 इंटू 1/1000, दिस विल गिव 2 इंटू 10 टू पावर 5, 2 इंटू 10 टू पावर -5 ग्राम इक्विवेलेंट्स। इतने हाइड्रोजन के ग्राम इक्विवेलेंट्स है। तो अभी जो पहले बताया था, जितने हाइड्रोजन के ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वाटर के अंदर एल्कलाइनिटी भी उतना ही होगा। सो देयरफॉर एल्कलाइनिटी कितना है? 2 इंटू 10 टू पावर -5 ग्राम इक्विवेलेंट्स, ओके, इतना है। बट हमें बताना है कि ये बताओ, ये जितनी एल्कलाइनिटी है ये CaCO3 की टर्म्स में कितनी है? ओके, सो व्हाट वी डू, हम CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट। अब CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास कितना है इसका? 100, वैलेंसी फैक्टर इज 2, दैट इज इक्वल टू 50 इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना है? 50 है। ऑलराइट, अब देखो यहां पे समझो, ये मिलीग्राम्स पर लीटर है। इसका मतलब अगर हम CaCO3 कुछ ऐड करते हैं तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना मिलीग्राम पर लीटर CaCO3 इक्विवेलेंट टू एल्कलाइनिटी है, ये मतलब हो रहा है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स, हम लोग क्या लिखते हैं? लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट पेज कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ओके, इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितना आया था? 2 इंटू 10 टू पावर -5, दिस इज इक्वल टू मास, एंड लेट्स से मास किस में आएगा? ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कितना है? 50। तो यहां से मास कितना आ जाएगा? 2 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 50 ग्राम्स पर लीटर। दिस इज द एल्कलाइनिटी एज CaCO3, बट मुझे चाहिए मिलीग्राम में। तो व्हाट विल आई डू? 2 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू 50 इंटू 1000 मिलीग्राम पर लीटर, विच इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3। अब आपको क्या है? आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये जो हमने क्वेश्चन किया ना, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एल्कलाइनिटी एज CaCO3। नाउ दे कैन चेंज दिस। किस किस जगह पर चेंज हो सकता है? सबसे पहला 0.02 नॉर्मल ना रहा है, ओके, जैसा पूछा था।
कि दे आस्क कि अगर 0.02 नॉर्मल ना लेके अगर हम 0.03 नॉर्मल ले, एसिड को वी कैन चेंज, यू कैन राइट इट HNO3 हो सकता है, HCl हो सकता है, इट कैन बी एनी एसिड, कोई सा भी एसिड हो सकता है। फिर 1 ml ऑफ दिस एसिड, ओके 1 ml ऑफ दिस एसिड की जगह वो बोल सकते हैं इफ यू आर यूजिंग 10 ml, तो 10 ml यूज करते हैं तो ये कितना मिलीग्राम पर लीटर ऑफ एल्कालिनिटी होगा एज लेट्स से Na2CO3 MgCO3, इट कैन बी एनीथिंग। CaCO3 सिर्फ कन्वेंशन है जो हम जनरली यूज करते हैं, बट बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बार आपको CaCO3 पूछे। तो इंटरव्यू में दे कैन आस्क कि अगर हमें CaCO3 हटा के Na2CO3 लिखना है तो फिर क्या चेंज आएगा। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट, और जो क्वेश्चन उन्होंने बोर्ड पे आपको देंगे, ओके देयर विल बी अ बोर्ड बिहाइंड यू, आप जहाँ पे बैठे होंगे उसके पीछे दे विल गिव यू अ मार्कर, सिंपल से आपको मार्कर देंगे, नॉट ऑब्वियसली डिजिटल बोर्ड नहीं होगा, व्हाइट बोर्ड होगा, तो उस पर आपको ब्लू ब्लैक मार्कर रेड मार्कर कुछ देंगे और वो बोलेंगे कि मुझे बताओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सो दे कैन आस्क यू एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, दे कैन आस्क यू एनी सॉर्ट ऑफ अजम्पशंस, दे कैन आस्क यू लिटरली एनीथिंग। तो आपको बिल्कुल देखो जैसा प्रोसेस है वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, और उसको धीरे 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 जब तक आप अटक नहीं जाते उसको अंदर डेप्थ तक लेके जाएंगे, टू सी व्हाट इज योर मेंटल लेवल, आप कितना कितना गहराई तक सोच सकते हो। दैट इज समथिंग दैट दे विल आस्क यू। So I hope this session must have helped you for your upcoming bar interview. So we'll meet in the next session, in the next question itself. Till then, everyone take care. Bye bye.